ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पहला फेल्ड एग्जांपल, क्योंकि लिखने को तो आएगा ही ऑब्वियसली, कि व्हाट डू यू थिंक आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, और जो मैं कहानी बता रही हूँ बस वही आंसर है, उसके अलावा इधर पाकिस्तान। उधर का कोई आंसर नहीं है। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी की केवल 5 चीजें होती हैं। डेमोक्रेसी इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां लोगों के पास पावर होती है, बस इतनी ही डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की। उसके अलावा डेमोक्रेसी के फीचर जो 10 बार बता चुके हैं, कि लोगों के पास वोट करने का राइट होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन उसमें होने चाहिए, और जो जो इलेक्शन है वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, और उसके अलावा करप्शन नहीं होना चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक इलेक्शन प्रॉपर मशीनरी होनी चाहिए। ये जो बातें मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, बस यही आंसर है। ऐसा नहीं कि ये कोई कहानी है और आंसर अभी अलग से लिखाया जाएगा। ये वही चीजें हैं, अगर समझ लिया तो हमेशा के लिए समझ लिया, क्योंकि 10th में भी डेमोक्रेसी है। और अगर नहीं समझ पाए तो जब तक समझ नहीं लोगे तब तक ही ये किस्सा चलता रहेगा। 10th 11th 12th या व्हाटएवर जो भी करना हो, यूपीएससी एसएससी सब में यही चलता है, क्योंकि हर जगह पॉलिटी तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं। अगर आप तुम इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हो और तुम और दुनिया का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो तुम समझ लो कि तुम ये पढ़ रहे हो जो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के बारे में हमें पता चल गया, और हमें ये पता है कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है। तो इसके, हाँ पूछो सिमरन। मैम एक लास्ट डाउट मैम, परवेज मुशर्रफ प्रेसिडेंट थे या प्राइम मिनिस्टर थे? उसने बेटा अपने आप को बाद में, पहले उसने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाना चाहता था। बट पाकिस्तान में प्रेसिडेंट का ऐसा कोई पोस्ट होता नहीं है, उनके यहाँ प्राइम मिनिस्टर ही होता है, बट उसने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया था। ओके मैम। फिर उसने जबरदस्ती का इलेक्शन करा लिया, और फिर बाद में, लेकिन उसको हमेशा वो प्रेसिडेंशियल ही बन के रहा। मतलब जब इलेक्शन उसने करा लिया था तब तो लोग उसे प्राइम मिनिस्टर बोलते थे, मिलने भी जाता था। बट वो पूरा रूल डेमोक्रेसी ही नहीं था, तो नहीं कह सकते कुछ भी, केवल एक ही बात कह सकते हैं कि वो डिक्टेटर ही था। हाँ दिव्यम पूछो। मैम कोई भी अपने आप को प्रेसिडेंट कह दे और सब मान भी लेते थे। तभी तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी ना बेटा। तुम्हारे पास में अगर पूरी कंट्री की आर्मी हो और तुम ही कह दो कल कि मैं प्रेसिडेंट हूं, तो कौन नहीं मानेगा? नो मैम, कोई भी कहीं से भी आके कह दे कोई तो भी फिर कहीं से भी नहीं आ सकता है। ओनली द पर्सन हु इज हैविंग पावर कैन डू सो। समझ गए? तो दो तरह के लोग होते हैं, एक जो नॉर्मल डेमोक्रेसी में लोग चल रहे होते हैं, कल को अचानक से, आज तक तो मोदी को पीएम बनना है, कल सुबह मोदी को सपना आया और वो सोचे कि अब तो मुझे पीएम नहीं प्रेसिडेंट बनना है, और इंडिया में प्रेसिडेंट रूल लगाना है। तो वो क्या करेगा? कंट्री की पूरी मिलिट्री को अपने पास बुलाएगा और कहेगा तुम लोग मेरे साथ खड़े रहो, और पूरा कंट्री टेक ओवर कर ले। वो कहे कि आज के बाद कभी इंडिया में इलेक्शन नहीं होगा, तो तुम क्या कर लोगे? तुम सड़क पे निकलने के अलावा और कर क्या सकते हो? यही तो रीजन है, इसीलिए तो इतनी देर से बता रही हूँ कि जब तक माइंड में डेमोक्रेसी नहीं है तब तक कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं रह सकती है। और उसके लिए जरूरी है कि फाउंडेशन वैल्यूज बहुत स्ट्रांग हो। अगर लगातार इलेक्शन कमीशन अच्छे से इलेक्शन करवा रहा है, कंट्री की हैबिट में है सब चीज डेमोक्रेटिकली करना, कंट्री की हैबिट में है कि करप्शन ना करना, कंट्री के ऐसे सिद्धांत हैं, उसका कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसे बना हुआ है, परवरिश ही कंट्री की ऐसे की गई है कि वो डेमोक्रेसी रहे, तो ही वो डेमोक्रेसी रहेगी। और ये परवरिश हुई है इंडिया की। नेहरू को कोई कुछ भी बोले, बट ही वॉज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो हर एक मेजोरिटी और माइनॉरिटी की बात सुनता था। अगर कभी मुसलमानों ने कह दिया कि ये प्रॉब्लम है, तो समझो कि वो कर ली गई, वो एक्सेप्ट कर ली गई। आंध्र प्रदेश वालों ने बोला कि उनको तेलुगु के हिसाब से चाहिए स्टेट, तो दे दिया नेहरू ने। ऐसा नहीं है कि कभी मेजोरिटी ने माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश करी हो, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। और उसी रीजन की वजह से कांग्रेस इतने सालों तक शासन कर सकी, वरना कोई पागल थोड़ी ना है कि एक पार्टी को 70 सालों तक वोट देगा। पूछो बेटा। मैम मैम अगर तब तो कोई ऑप्शन भी नहीं था ना कांग्रेस के अलावा, जब कोई और पार्टी इतनी स्ट्रांग ही नहीं थी। ये अब कह रहे हैं, बट जहां पे कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्या वहां पे सिविल वॉर नहीं हुआ? अगर कोई ऑप्शन नहीं था तो लोग सड़कों पे उतर आते। कोई ऑप्शन नहीं था, अगर इतने ही परेशान थे तो कंट्री में वॉर क्यों नहीं हो गया? हमने सीरिया लीबिया सबका एग्जाम्पल सबने सुन रखा है। सिविल वॉर तो श्रीलंका में भी हुआ है। जब कोई ना बचता हो, और आपका क्यों फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी नहीं सुनी है? वहां भी तो लोगों के पास में लुई 16 के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन लोगों ने क्या किया? लोग सड़क पे उतर गए। हम लोग क्यों नहीं सड़क पर उतर गए? कहना बहुत आसान है, लेकिन सोचना बहुत मुश्किल है। हमने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे थे। हमें ऐसी कोई समस्या नहीं थी, कोई कोड़े बरसा रहा हो हमारे ऊपर, हमारे को कोई खाने के लिए खाना ना दे रहा हो, या हमको ये लग रहा हो कि सब बहुत चोरी कर रहे हैं।
वी वर इन अ ट्रू डेमोक्रेसी। अगर आप चाहें तो आप नेहरू को गालियां दे सकते थे सड़क पर, नेहरू सुनते हैं आराम से मुस्कुरा करके। एंड दैट वाज अ टाइप ऑफ, और वो केवल कांग्रेस ने नहीं किया, मैं कोई कांग्रेस की तारीफ नहीं कर रही हूँ, मुझे तो बेरली वो पार्टी पसंद है, बिकॉज दे आर बंच ऑफ लेजी पीपल जिन्होंने मौके का फायदा नहीं उठाया और कंट्री को आगे नहीं बढ़ाया। बट इन जनरल मैं ये कह रही हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे 400 पार्लियामेंट के लोगों ने जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उसमें 50% लोग लॉयर थे, पता भी है ये बात। जितने भी लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया उसमें 50% लोग लॉयर थे, और लॉयर लोगों का दिमाग कितना तेज चलता है। बी आर अम्बेडकर को ले लो, राजेंद्र प्रसाद को, एवरीबडी यूज्ड टू बी दैट इज अ बैरिस्टर, बैरिस्टर मतलब वकील। और उन सारे लोगों ने बहुत सोच समझ के एक एक प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। उन्होंने सोच समझ के इक्वालिटी डाला, रिलीजन, रेस, कास्ट, कोई भी तरीका हो उसमें आप किसी से अनइक्वल नहीं बोल सकते, सब इक्वल है। ऐसे ऐसे प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए कि हमारे को मजबूर कर दिया उन्होंने एक डेमोक्रेसी बनने के लिए। तो कोई भी चीज हो उसका तोड़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड के बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के जैसा नहीं है, इतना मोटा ग्रंथ है वो ग्रंथ। ये तक उन्होंने बता दिया है कि इलेक्शन कमीशन का हेड कौन होगा, और उन्होंने ये भी बता दिया है कि इलेक्शन कैसे होगा, और उन्होंने ये भी बता दिया है कि क्या क्या चीजें नहीं अलाउड है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना लिखी हो। तो जब भी कोई इंसान कोई गलत काम करता है तो पूरी मीडिया उठने लग जाती है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, क्योंकि सब कुछ लिख दिया है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में। पैदा होने से लेकर के मरने तक सब चीजें उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। और यही रीजन है कि हमें मजबूरन धीरे धीरे एक डेमोक्रेसी बनना पड़ा, और फिर वो हमारी आदत में आ गया। समझ गए? यस मैम। यस मैम। सो वी आर एक्चुअली ट्रूली अ डेमोक्रेसी। हम डेमोक्रेट, दुनिया की सबसे, आफ्टर अमेरिका वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, मतलब वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, वैसे तो बाई पॉपुलेशन, बट मोस्ट डेवलप्ड तो यूएस ही है, बट वी आर द लार्जेस्ट सक्सेसफुल डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इंडिया से बड़ी सक्सेसफुल डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड में नहीं है, ये फैक्ट है। और हमने कैसे से सक्सेसफुल बने हैं? बिकॉज वी आर टॉलरेंट इनफ टू सेलिब्रेट दिवाली एज वेल एज ईद। लड़ाई झगड़ा हम कितना भी करें तो वो तो करती रहती है गोदी मीडिया और ये मीडिया वो मीडिया, लेकिन हम लोगों की जो एक्चुअल वैल्यूज हैं वो स्ट्रॉन्ग है। हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ने जाते हैं, मदरसे मकतब में कोई डिफरेंस नहीं करते। हम में से बहुत सारे लोग अमृतसर जाते हैं, बल्कि वो सिखों का स्थल है। बहुत सारे लोग निजामुद्दीन औलिया जाते हैं, बल्कि वो मुसलमानों की दरगाह है। लेकिन हम जाते हैं सब जगह क्योंकि हमें पसंद है। बहुत सारे लोग पंजाबी हिप हॉप सुनते हो तुम लोग, तो आजकल की पूरी जनरेशन तो पूरे टाइम पंजाबी सुनती है, ठीक है, वो पंजाबी में घर पे बात भी और करती है। मैम इंडिया में रिलीजन के लेकर लड़ाई भी नहीं होती। हाँ, हम पॉलिटिशियंस हमें लड़ाते हैं, ये बात ठीक है इलेक्शन के लिए, लेकिन हम खुद से कभी नहीं लड़ते कि नहीं नहीं तुम तो हिंदू हो, तुमसे बात नहीं करेंगे। ऐसा तो चलता भी नहीं है। हमें से बहुत सारे लोग कास्ट को मानते भी नहीं है। तो हम लोग ट्रूली डेमोक्रेटिक हैं, इसीलिए हम एज अ डेमोक्रेसी सरवाइव कर रहे हैं। और हम लोग इतने ज्यादा अवेयर हैं, यही रीजन है कि हम लोग बार बार जो भी इंसान सत्ता में आता है उसको बदल देते हैं। पहले आप आई तो हमने कहा अरे अरे आप भी करप्ट है, आपको चेंज कर दिया। उसके बाद में कांग्रेस को भी हम लोगों ने चेंज कर दिया कि तुम लोग ने इतने सालों से राज किया लेकिन तुम लोग करप्ट हो। अब मोदी आ रहे हैं, लोग मोदी में क्वेश्चन कर रहे हैं। तो लोग इंडिया में इंटेलिजेंट है क्योंकि वो जो भी पावर में आता है उसको क्वेश्चन करते हैं कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो। अल्टीमेट रिजल्ट तो यही है ना कि आप लोग दिन भर देखोगे न्यूज में, मम्मी पापा देख रहे होते हैं कि सब लोग ही जो भी पार्टी रूल कर रही होती है इंडिया में उसको क्वेश्चन करते हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे। आजकल लोग मोदी को क्वेश्चन कर रहे हैं, ये अच्छी चीज है। जब आप लोगों को क्वेश्चन करेंगे तब पता चलता है कि लोग कितना ज्यादा अवेयर है अपने राइट्स के बारे में, और इसी से पता चलता है कि हर एक इंसान पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। और हम ऐसा इसलिए करने से opposition हमेशा ही डेमोक्रेसी स्ट्रांग रहती है, क्योंकि जब आप इतना सोचेंगे तो आप वोट देते वक्त 10 बार सोचेंगे, समझ गए, और आप ढंग के आदमी को चूज करेंगे। और जो पावर में आएगा वो भी डरेगा। अभी मोदी जी को भी डर लग रहा है कि अगले इलेक्शन में क्या होगा बीजेपी का, अगर इस साल इसी तरह कोरोना चलता रहा तो ही इज ट्राइंग हिज हार्ड। और मोदी के चक्कर में तो राहुल गांधी ने कितनी सारी इंग्लिश सीख ली है आजकल, तो उसका इंटरव्यू भी बहुत इंप्रूव कर गए हैं, क्योंकि उसको भी समझ में आ गया कि अगर वो ढंग से काम नहीं करेगा तो इंडिया की जनता कभी भी कांग्रेस को वापस नहीं आने देगी। तो ये अच्छी चीज है कि जो पावर में बैठा है उससे आप लगातार क्वेश्चन करते रहो कि तुम ढंग से काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो वो इसी को ट्रू डेमोक्रेसी कहते हैं कि लोग हमेशा ही पूछें अपने नेता से कि हमने तुम्हें चुना किस लिए है।
यही तो बात है। लेकिन बाकी कंट्रीज में ये नहीं हो सकता है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, परवेज मुशर्रफ ने तो पूरा पूरा मिलिट्री कंट्रोल कर लिया। तुम कौन होते हो कहने वाले कि मैं रूल करूं या ना करूं, मैं बोल रहा हूँ वो तुम करो, ये रहा बैलेट पेपर, अंगूठा लगाओ चलते बनो। तो उसने इस तरह से इलेक्शन किया, और फिर उसके बाद में वहां के लोगों के बीच उतनी अवेयरनेस नहीं है, वही गरीबी रही, तो वो एक मिलिट्री रूल हो गया और एक फेल्ड डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो गया। पाकिस्तान का एग्जाम्पल तुम्हारी बुक में भी है। हाँ पूछो, कौन क्या पूछ रहा है। मैम बट कुछ कुछ पर्सपेक्टिव में तो मैम डिक्टेटरशिप भी अच्छा है ना। ये देखो मैम चले कुछ आए रूल नेपोलियन बना, के सगे संबंधी। कौन मैम से थोड़े पर्सपेक्टिव में अच्छा है बताओ बेटा, क्या है, क्या ऐसी चीज है जो डेमोक्रेसी नहीं कर मैम सकती। अगर कोई रूल नहीं, अगर कोई रूल करना, कोई नया लॉ निकालना हो तो फिर अपोजिशन रहता है, बट अगर वो सही हो तो फिर डिक्टेटरशिप में तो कोई अपोजिशन ही नहीं है ना। कौन पढ़ाया है कचरा तुमको ये, ऐसा बोलते हैं इंडियन मैम डेमोक्रेसी के बारे में। नहीं मैम सॉरी। मैं बताती हूँ। हे भगवान, बताइए कहाँ। देखो, तो पहला एग्जांपल पाकिस्तान का दे दिया, अगला एग्जांपल चाइना का है। चाइना में जब चाइना, अभी बताऊंगी दिव्यम तुम्हारे सवाल का जवाब, चिंता मत करो, अभी 15 मिनट है। जब चाइना जब आजाद हुआ तो चाइना में एक ही पार्टी थी, उसका नाम है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना में एक प्रोसीजर है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जिस बंदे को खड़ा करे इलेक्शन में, आप उसी को वोट दे मैम सकते हैं। परमिशन। समझ गए। चाइनीज हम वोट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना खुद डिसाइड करती है कि कौन से इंसान को इलेक्शन में खड़ा करना है। ये कहाँ का रूल है, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि हमने ये दो कैंडिडेट हमने इलेक्ट किए हैं, अब तुम इनमें से किसी को भी वोट दे दो। क्या वो डेमोक्रेसी है? तो मैम वो अपने फेवर वाले को इलेक्ट करते होंगे ना हाँ कम्युनिस्ट वही वाले। तो कह रही हूँ, डेमोक्रेसी का मतलब होता है सेलेक्ट करना, लेकिन ये सेलेक्ट करने में ये किस तरह का मैनिपुलेशन है कि जिनकी लिस्ट मैं दे रहा हूँ तुमको उन्हीं में से किसी को चूज करना पड़ेगा। मान लो लोगों को वो दोनों ही लीडर पसंद ना हो तो। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ऐसा नहीं करती है कि लोगों को 1000 ऑप्शन दिए कि तुम किसी को भी चूज कर लो, या किसी नॉर्मल इंसान को ऑप्शन दिया है कि तुम इलेक्शन में खड़े हो जाओ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना खुद निकालती है लिस्ट कि ये दो बंदे हैं जो इलेक्शन में खड़े रहेंगे, और वो अपने हिसाब से निकालती है, और उसमें वो इलेक्शन लड़वाते हैं। और फिर पूरी जो चाइना की जनता है वो उन दोनों बंदों में सेलेक्ट करती है। जिनपिंग का सिलेक्शन ऐसे ही हुआ है। तो इसको ट्रू इलेक्शन नहीं कहा जा सकता, ये तो इलेक्शन है ही नहीं, ये तो एक्चुअली में दिखावा है कि तुमने अपने ही बंदे को खड़ा कर दिया और लोगों को ऑप्शन ही नहीं दिया किसी और को चूज करने का। तुम बोल रहे हो इन दोनों में से ही सेलेक्ट करो। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की वजह से इतने सालों से, जब से चाइना आजाद हुआ है तब से वहां पे एक ही पार्टी रूल कर रही है, और उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। हमारे यहाँ बतेरी पार्टियां हैं, भाजपा, सपा, ये लोपा वो पा, समझ गए। तो ये है इलेक्शन की ट्रू पहचान। हमारे यहाँ इलेक्ट क्या है, सबसे सही तरीका क्या है, कैसे पहचानेंगे बोलो। मैं आपको तो देख के ही पता चल रहा है कि आप एक नंबर के दिखावा करते हो, क्योंकि आपके यहाँ एक ही पार्टी है, 70 सालों से आपके यहाँ एक ही पार्टी, जिस कैंडिडेट को खड़ा करती है उसको ही लोगों को सिलेक्ट करना पड़ता है। हमारे यहाँ क्या है, 10 रुपए का फॉर्म मिलता है, उसको भर दो, तुम्हारी पार्टी बन गई। तो इंडिया में पार्टी बनाना भी बहुत आसान है। अगर तुमने अपनी कल को भाजपा सपा के जैसे कोई पार्टी बनाना चाहो, उसका प्रोसीजर बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना होता है, एक फॉर्म भरना होता है, फॉर्म भर के इलेक्शन कमीशन को देना होता है, आपकी पार्टी बन गई। लेकिन आपकी पार्टी को इलेक्शन में लड़ने का राइट तब दिया जाएगा जब आपके पास में कुछ परसेंट वोट होगा, आपको इलेक्शन में लड़वाया जाएगा। तभी बहुत सारे लोग निर्दलीय लड़ते हैं, उनकी कोई पार्टी नहीं होती। लेकिन अगर आपको किसी इलेक्शन में 5% 6% वोट मिल गए हैं तो आपको नेशनल पार्टी का दर्जा दे देंगे। इतना इजी और सिंपल प्रोसीजर है पार्टी बनाने का। इसीलिए देखो कन्हैया कुमार ने पार्टी बना ली, इसीलिए आप वालों ने पार्टी बना ली। अगर चाइना जैसी कंट्री में होते तो ये आप और कन्हैया कुमार कहीं दिख रहे होते? आप वाले तो कहीं दिख ही नहीं रहे होते। आप तो सबसे न्यू पार्टी है इंडिया में। लेकिन बनना कितना आसान है, आपके लोगों ने तुरंत 2-3 अन्ना हजारे ने कैंपेन किया 2 साल तक, और मस्त आप बन गई, और आप सबसे बड़ी पार्टी है, कैपिटल पे राज कर रही है। लेकिन चाइना में ना ऐसा कभी हुआ है और ना ऐसा कभी हो सकेगा, क्योंकि वहां की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही 2 लोगों को सिलेक्ट करती है, और उसी को वो लोग इलेक्ट करते हैं, और ऐसा दिखावा करके वो लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, हम तो डेमोक्रेसी है। बट एक्चुअली में वो डेमोक्रेसी नहीं है। समझ गए। तो मैम 70 ईयर्स से एक ही लीडर है चाइना में ना। हाँ 10 सालों से जिनपिंग ही है। अब अगली बार जब उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा तब फिर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के नहीं और 2 लीडर को ले आएंगे, फिर उनमें से सिलेक्ट करना होगा। तो आपको लिमिटेड, अब ये तो वही बात है, ठेले में रखे हुए 100 फल और मैंने तुम्हें दिए 2 कि या तो आम खा लो या अमरूद खा लो, तुम बोलोगे हम तीसरा अलाउड नहीं है वो तो ये इस तरह की डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, जहां पे लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं है। किस बात की है ये डेमोक्रेसी?
लेकिन चाइना वाले धड़ल्ले से बोलते हैं हम तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ सारा प्रोसीजर डेमोक्रेटिक होता है, हमारे यहाँ कोई करप्शन नहीं है। ये सही बात है कि चाइनीज लोग डिसीजन सही ले रहे हैं, जिनपिंग डिसीजन अच्छे लेते हैं, उन्होंने चाइना को बहुत गरीबी से निकाला है, बट वो डेमोक्रेसी नहीं है। और यही रीजन मैंने तुम्हें दिया था कि अगर कोई सही डिसीजन ले रहा है और डिक्टेटर है, लोगों की चॉइस नहीं है, तो उसे डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, उसे बोलो लक बाई चांस। कि बाई चांस की बात है कि जिनपिंग अच्छे हैं, उनकी जगह में कोई नॉर्थ कोरिया वाला भी हो सकता था, वो नाको चने जब वो लेता चाइना को। तो यही फर्क है कि वन मैन आर्मी के केस में या तो सब अच्छा होगा या सब बुरा होगा, क्योंकि उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल जिम्बाब्वे का है। जिम्बाब्वे भी जब आजाद हुआ, हाँ पूछो भाई पूछो। मैम जैसे कि अभी शी जिनपिंग ने अपने आप को फॉर होल लाइफ प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया है, तो अगर कुछ हुआ, कुछ डिस्प्यूट हुआ तो क्या करेंगे चाइना के सिटीजन्स? कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो फुल लाइफ के लिए है ना। नहीं वो कुछ नहीं कर सकते। ही हैज चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। यही तो फंडा है। हमारे यहाँ एक सिचुएशन ऐसी आई थी जब नेहरू के मरने के बाद में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में थी, और जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में थी उस टाइम पे उन्होंने पूरी कंट्री में इमरजेंसी लगा दी थी। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि अगर कंट्री में इमरजेंसी लगी हुई है तो कोई इंसान कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकता है। और इस बात का फायदा उठा करके इंदिरा गांधी ने उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजन चेंज हो चुके हैं, आज भी हम लोग के डायल्यूटेड है। और उसमें सबसे पहले उसने चेंज करी थी प्रेसिडेंट की पावर। आज हमारे प्रेसिडेंट के पास में कोई पावर नहीं है, सबको पता है, और वो इंदिरा गांधी की देन है। लेकिन उस एक मौके से इतना कुछ सीख लिया इंडिया ने कि इंदिरा गांधी नेक्स्ट इलेक्शन में लोगों ने उन्हें वोट नहीं किया। उसके बाद तो भारी मतों से विजय भी हुई थी 77 के इलेक्शन में। लेकिन मैं बता रही हूँ कि उस एक इलेक्शन का इतना गंदा रिपरकशन कांग्रेस को झेलना पड़ा कि जैसे ही इंदिरा की सरकार गिर गई, उसके तुरंत बाद कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे अमेंडमेंट को वापस लाया जनता सरकार की गवर्नमेंट। यानी उस वक्त जो ऑपोजिशन पार्टी थी जनता दल, उसने बहुत अच्छा काम किया और उसने इंदिरा गांधी के सारे जो भी डिसीजंस थे उस सबको उसने रिवर्ट किया और कॉन्स्टिट्यूशन में एक और अमेंडमेंट कर दिया कि आगे से कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट नहीं होगा। और इस तरह की जो प्रोविजंस है वो नहीं, बहुत सारे ऐसे अभी तो मैं तुम लोगों को डिटेल में नहीं बता सकती क्योंकि ऑब्वियसली वो फिर बढ़ता ही जाता है और तुम लोगों को 9 में सीखने की चीज नहीं है। बट सीखने की चीज केवल ये है कि जो चेंज इंदिरा ने किया, ऐसा नहीं कि इंदिरा ने ट्राई नहीं किया। दुनिया में हर एक लीडर पावर हंग्री होता है, मौका मिलेगा तो कोई भी इंसान पूरी कंट्री को कंट्रोल करना चाहेगा। लेकिन वो एक गलती सुधर गई और इंडिया डेमोक्रेसी बना रहा। और ये गलती जिनपिंग की सुधारने वाला कोई नहीं है। जिनपिंग बाकायदा इलेक्ट होकर के आए हैं, 10 सालों से वो प्रेसिडेंट है और इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। लेकिन 10 सालों में उसने इतना कुछ कंट्रोल कर लिया है चाइना में कि नाउ ही इज चेंजिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिक्लेयरिंग हिमसेल्फ एज अ प्रेसिडेंट फॉर लाइफ टाइम। तुम कुछ नहीं कर सकते उस केस में, तो कुछ कर नहीं सकते हो क्योंकि डेमोक्रेसी बची नहीं है चाइना में, तो कैसे करेंगे। डेमोक्रेसी इंडिया में बची है। आज अगर मोदी कहे कि मैं सारी जिंदगी पीएम रहूंगा तो चप्पलें मार मार के लोग सुधार नहीं देंगे मोदी को। कैसे रहोगे, उतरो। तो वो एक फंडा है जो है डेमोक्रेसी, कि जब डेमोक्रेसी होती है तो आप कुछ करो या ना करो, लोग आपको पूछेंगे सवाल और आपको सवालों के जवाब देने ही होंगे। तो डेमोक्रेसी का अगला सबसे बड़ा फीचर ये है दैट यू कैन आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम योर लीडर एंड ही हैज टू गिव यू आंसर। ऐसा नहीं हो सकता है कि ऑपोजिशन कोई क्वेश्चन पूछे और सरकार जवाब ना दे। सरकार की जवाबदेही बनती है। और इसीलिए डेमोक्रेसी में एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? ऑपोजिशन, जो जिनपिंग के पास नहीं है, जो मुशर्रफ के पास नहीं था, और वो ऑपोजिशन इंडिया में है। भले ही राहुल गांधी कैसे भी हो, लेकिन वो ऑपोजिशन है, वो सवाल पूछते हैं। तो ऑपोजिशन और भी सबसे बड़ी पहचान है इंडियन डेमोक्रेसी की, कि जब तक ऑपोजिशन प्रेजेंट है तब तक जो कोई पावर में बैठा है ऑपोजिशन वाले सवाल पूछते ही रहते हैं। और हम लोग ऑपोजिशन वालों को बहुत गालियां देते हैं, कह रहे ये देखो कुछ काम नहीं है, फालतू सरकार क्या कर रही है, राहुल गांधी कुछ भी बोलता रहता है। कुछ भी नहीं बोल रहा है। जिस दिन राहुल गांधी बोलना बंद कर देगा उस दिन तुम्हारे सवालों के जवाब मोदी देना बंद कर देंगे, क्योंकि तुमको तो वो बेवकूफ समझेंगे। समझ गए? तो ऑपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऑपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बनाए रखने में। किसको इतनी बात समझ में आ गई? तो अब डेमोक्रेसी के 3-4 फीचर और समझ में आ गए। पहला ये कि डेमोक्रेसी हमेशा ही अकाउंटेबल होती है। अकाउंटेबल का मतलब क्या? जवाबदेही। दैट somebody कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम गवर्नमेंट, दैट इज द
power that democracy gives. अगला क्या है, डेमोक्रेसी में there is always a good opposition, एक अच्छा ऑपोजिशन होता है डेमोक्रेसी में, समझ गए? और कोई किसी को डाउट है पूछने में? तो जिम्बाब्वे जब आजाद हुआ तो जिम्बाब्वे में सबसे बड़ी मुगाबे है, मुगाबे जिम्बाब्वे का लीडर बना। मुगाबे ने एक्चुअली जिम्बाब्वे को आजादी दिलाई थी, एक तरीके से कह सकते हैं। जिम्बाब्वे जिसको नहीं पता, इट्स अ स्मॉल 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 कंट्री इन अफ्रीका, ठीक है? तो जब उसको आजादी दिलाई थी मुगाबे ने, और तब से लेकर के जब तक मुगाबे मरा है रिसेंटली, तब तक वो लीडर था जिम्बाब्वे का। कोई तो था, हाँ, वो मुगाबे बताया तो ना, उसका नाम मुगाबे है, MUGABE, मुगाबे लास्ट नेम है उसका। तब से लेकर के जब तक मुगाबे अभी तक मरा नहीं है जिम्बाब्वे में, तब तक वो जिम्बाब्वे का लीडर था। और उसकी पार्टी जिम्बाब्वे की ओनली पार्टी है जो इलेक्शन में खड़ी होती है, और उसकी ही पार्टी अकेली पार्टी है जिसको लोग इलेक्ट करने जाते हैं। एक ही इलेक्शन, एक ही बंदा खड़ा हो इलेक्शन में, इसको कौन सा इलेक्शन कहते हैं? लेकिन वो लोग बोलते हैं कि उन्होंने इलेक्शन कराया है। तो जिम्बाब्वे में भी अभी रिसेंटली मुगाबे के बाद में बहुत आंदोलन वगैरह हुए कि जिम्बाब्वे को ट्रूली डेमोक्रेसी बनना चाहिए। बट ये कुछ एग्जाम्पल है दिखाने के लिए कि वर्ल्ड की कुछ ऐसी कंट्री, जिम्बाब्वे है, पाकिस्तान है, सीरिया, अफगानिस्तान, लीबिया, जितने भी तुम लोग फालतू कंट्री के नाम सुनते होगे कि हाँ यहाँ ये हो गया, वहां वो हो गया, ये सारी कंट्री ने ही आज नहीं तो कल डेमोक्रेसी को फेल होते हुए देखा है। और साउथ ईस्ट एशिया की इंडोनेशिया, चाइना, ये इंडोनेशिया, चाइना हो गया, मलेशिया, सिंगापुर, ये सब फेल हो चुके हैं। कोरिया, ये सब फेल हो चुके हैं। नॉर्थ कोरिया, स्पेशली साउथ कोरिया तो है डेमोक्रेसी, ये सब फेल हो चुके हैं बारी बारी से। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर टिका ही नहीं। इनको सदियों से आदत थी मोनार्की की। इन जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन किंगडम है, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब जगह किंग रहे हैं हमेशा। तो इन सबको किंग की आदत थी। कभी भी इन लोगों ने आजादी ले तो ली तुरंत, ठीक है? ये डच के कब्जे में थे पहले, साउथ ईस्ट एशिया वाले। सब ने डेमोक्रेसी बनने की कोशिश करी, पर डेमोक्रेसी बनना हर एक के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए 10-15 चीजें चाहिए। सबसे पहले तो चाहिए टॉलरेंस, कि दूसरी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी एक दूसरे की बात को सुने। दूसरा, तुमको चाहिए इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जरूर होने चाहिए। तीसरा, राइट टू वोट, लोगों को राइट टू वोट होना चाहिए। चौथा, वहां इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है? पांचवा, करप्शन नहीं होना चाहिए। छठवां, मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए, एक से ज्यादा सिस्टम वहां पर होना चाहिए। और उसके अलावा एक अच्छा ऑपोजिशन होना चाहिए, ठीक है? एक अच्छे ऑपोजिशन के अलावा और मैंने क्या पॉइंट बोला था? अकाउंटेबल होती है डेमोक्रेसी, कि आप जो बोलते हो आपकी बात को माना जाना चाहिए। तो इतनी सारी बातों से मिल करके एक डेमोक्रेसी बनती है, और ये सारी चीजें इंडिया में प्रेजेंट है, ठीक है? तो दिक्कतें क्या है? दिक्कतें भी हैं, ये तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गए। तो अभी तक हमने कहानी से पढ़ लिए 3 टेस्ट केसेस, पाकिस्तान के, जिम्बाब्वे का और चाइना का। इसको बोलते हैं टेस्ट केसेस। ये तुमने पढ़ लिए, और इनकी एग्जांपल लिख करके तुम्हें ये जब भी बताना होगा कि हाउ इंडिया इज अ डेमोक्रेसी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, फटाक से इन तीनों को चिपका दो कि ये तीनों डेमोक्रेसी जो फेल हो गई, हम तो सक्सेसफुल है। और तो शुरू होता है अब शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट कैसे? पहली लाइन, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अगला, व्हाट इज डेमोक्रेसी? पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। ओके। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, UDF, और जो मैंने 8 अभी गिनाए हैं। उसके बाद में इतना पढ़ लिया, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड हाउ इलेक्शंस आर इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। इतनी कहानी बताई है इलेक्शंस के बारे में। इलेक्शंस में लिख दिए टेस्ट केसेस कि यहाँ इलेक्शंस अच्छे से नहीं हो पाए, इसलिए ये लोग अच्छी डेमोक्रेसी नहीं है। या चाइना में भी देखो क्या ही ऑप्शन है, जो लोग, जिनको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जिनको सेलेक्ट करती है, उनको ही लोगों को वोट करना होता है। तो ये है कि हाउ इलेक्शंस आर इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी, ये भी एक क्वेश्चन इसमें आता है। वो हो गया। फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, तुरंत इक्वालिटी है हमारे यहाँ, टॉलरेंस है, सेक्युलरिज्म है, ये सब हमारी फीचर्स, फेडरलिज्म है, ये सब हमारे, लिबर्टी है, ये सारे हमारे डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं। तो ये हो गए फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। सारी बातें डेमोक्रेसी के बारे में तुम्हें पता है। अब तुम्हें केवल एक चीज जाननी है डेमोक्रेसी की कमियां। कमी वो है जो दिव्यम ने भी पॉइंट आउट किया था, बट मैं उससे एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि हमें इस तरह से कभी नहीं बोल। डेमोक्रेसी की कमी ये है कि जब लोग डिबेट करते, डिबेट में फंस जाते हैं। फंस कैसे जाएंगे? तुमने कुछ बोला, हमने नहीं मानी, हमने कुछ बोला, तुमने नहीं मानी, अब अटक गई बात। तो ये बात बहुत ज्यादा पार्लियामेंट में होती है, बिकॉज देयर आर रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्टेड फ्रॉम पीपल।
तो एक आदमी तो डिसीजन ले नहीं रहा है जैसे मोनार्की में या डिक्टेटरशिप में होता है। यहाँ पे डिसीजन लेते हैं कितने लोग बैठ करके, 500 पार्लियामेंट्री वाले, पार्लियामेंट के लोग। और जब ज्वाइंट होती है तब तो 500 250 बैठे होते हैं, राज्यसभा वाले भी 250 बैठे होते हैं। 750 लोग मिलकर के किसी ज्वाइंट एक बिल पे अगर वोट करना चाहे तो कितना मुश्किल होगा 750 लोगों में 300 लोगों को मनाना। तो वो एक सिस्टम है जो टफ है, समझ गए? क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग अपने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इट इज नॉट स्टेबल। बार बार सरकार गिर जाती है। 1989 में अटल जी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। क्यों? क्योंकि वो एक एमएलए कहीं और चला गया था, उसने कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया था। तो सरकार अनस्टेबल होती है। लेकिन जो मोनार्की होती है या फिर जो डिक्टेटरशिप होती है वो कभी अनस्टेबल होती ही नहीं है। जिनपिंग को देखो, अब वो पूरी जिंदगी चाइना का प्रेसिडेंट रहेगा, उनका पूरा इलेक्शन का खर्चा बच गया, समझ गए? तो जो लोग ऐसा मानते हैं कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फिर जो मोनार्की है या फिर जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, दे आर मोर स्टेबल एंड डेमोक्रेसी इज लेस स्टेबल। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। और डेमोक्रेसी इज लेस प्रोन टू डिसइंटीग्रेशन ऑल्सो। जहां पे मोनार्की है वहां पे सिविल रिवॉल्ट हो सकता है, जैसे फ्रांस में हुआ था, झगड़े हो सकते हैं, सिविल वॉर हो सकता है, जैसे सीरिया में हुआ था। बट डेमोक्रेसी में ये सब नहीं होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो वो खतरा आने से पहले ही खतरे को बचा लेते हैं। अगर मोदी कल कोई वॉर करना चाहे तो सारे पार्लियामेंट वाले लोग मिलकर के मोदी से अपना विश्वास प्रस्ताव खींच लेंगे, मोदी को गद्दी से उतार देंगे। ये सबसे बड़ी पावर है लोगों के पास में कि कोई भी गलत काम होने से पहले हम बच जाते हैं। डेमोक्रेसी के बारे में एक और बात ट्रू है, डेमोक्रेसी कभी वॉर नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोग डिसीजन ले रहे होते हैं और लोगों में दिमाग होता है। अगर कोई इंसान गलत डिसीजन ले रहा है तो उसके साथ वाले मना करते हैं कि तुम गलत डिसीजन मत लो। तो डेमोक्रेसी में गलत डिसीजन के चांसेस कम है। तो जब दिव्यम एक साइड से ये बोलेगा कि डेमोक्रेसी इज स्लो, इट इज अनस्टेबल गवर्नमेंट, तो दूसरी साइड में हमको ये बोलना है दैट दो डेमोक्रेसी इज स्लो, इट टेक्स रीजनेबल डिसीजंस थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट्स। बात सही है कि नहीं? सो दो डेमोक्रेसी इज स्लो, क्योंकि पार्लियामेंट में एक एक बिल पास करने के लिए हमको 6 महीने लग जाते हैं इंडिया में, ये बात सही है, कांग्रेस और बीजेपी लड़ते ही रहते हैं। लेकिन दो डेमोक्रेसी इज स्लो, यट क्या है, इट टेक्स रीजनेबल डिसीजन, दिमाग के डिसीजन लेते हैं थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट। बात सही है कि नहीं? यस मैम। ठीक है। दूसरा ये है कि ये बोलेंगे, देखिए डेमोक्रेसी फास्ट और स्लो, इनका ये एक एग्जांपल है कि 1 पर्सन इज टेकिंग डिसीजन सो इट इज टेकिंग गुड। ठीक है, पहला ये है। दूसरा केस में हमारा क्या है, वी हैव मल्टीपल पार्टी सिस्टम। ठीक है, डेमोक्रेसी में मल्टीपल पार्टी है, तो बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। क्या हम डेमोक्रेसी के अलावा कोई भी ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं? नहीं दे सकते। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी की वजह से ही सब लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। मतलब क्यों? दलित लोग अपना लीडर चूज कर सकते हैं, मुस्लिम लोग अपना लीडर चूज कर सकते हैं। हम ये देखते हैं कि मानो ना मानो हर जाति का एक लीडर है इंडिया में। क्यों है? क्योंकि हमने ये मौका दिया है। डेमोक्रेसी में ही इतनी सारी पार्टी बन सकती है कि हर एक पार्टी अपने बारे में सोचे और अपने इश्यूज को जनता के सामने लेकर के आए। तो लोग अपने मन की बातें किसमें कह सकते हैं? सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी में ही कह सकते हैं। जैसे बीजेपी लोग इतनी सारी बात बोलते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग वाले बोलते हैं जो मतलब, या फिर कांग्रेस के जो सपोर्टर्स हैं, ठीक है, वो ये बोलते हैं कि सर आप माइनॉरिटीज के बारे में नहीं सोच रहे, आप दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे। तो इतनी ज्यादा जो बोलने की आजादी और जितना रिप्रेजेंटेशन है वो केवल और केवल डेमोक्रेसी ही दे सकती है। क्योंकि जहां पर एक पार्टी है वहां पे एक पार्टी में ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 लोग होंगे, पूरे पार्टी के मेंबर मिलाकर 1000 लोग होंगे, तो तुमने केवल 1000 लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया। हमारे यहाँ 1000 पार्टी है और हर पार्टी में 1000 लोग हैं, तो हमने कितने लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया? 1000 into 1000 कितना हो गया? 10 लाख। तो जहां पर एक इंसान 1000 को रिप्रेजेंटेशन दे पा रहा है, हम वहीं पर 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंटेशन दे पाते हैं। क्यों दे पाते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टी है। बहुत सारी पार्टी होने का ये मतलब नहीं कि झगड़ा ज्यादा होगा, ये बात ठीक है, होता है, लेकिन साथ साथ बहुत सारे लोगों की वॉइसेस भी है। समाजवादी पार्टी मोस्टली लोग मानते हैं वो यादव लोगों की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी बहुत लोग मानते हैं वो दलितों की पार्टी है, बीजेपी को बहुत लोग मानते हैं अपर क्लास की पार्टी है, लेकिन हर एक क्लास की कोई ना कोई पार्टी है ना।
तो जब एक इंसान कोई गलत काम करता है तो दूसरे वाले चिल्लाने लगते हैं कि तुमने हमारे बारे में नहीं सोचा, तुमने यादवों के बारे में नहीं सोचा, तुमने जाट के बारे में नहीं सोचा, तुमने गुज्जर के बारे में नहीं सोचा। तो सब लोग अपने मन की बातें रख पा रहे हैं, तो इतना रिप्रेजेंटेशन केवल डेमोक्रेसी ही दे सकती है। तो जो रिप्रेजेंटेशन की बात हम लोग कर रहे थे कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होनी चाहिए, उतना रिप्रेजेंटेशन केवल डेमोक्रेसी ही दे सकती है। बात समझ गए? तो दूसरे कॉर्नर में एक जगह ये लिखा जाएगा कि डेमोक्रेसी गिव्स रिप्रेजेंटेशन टू अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, while the monarchy it does not give representation to anybody, उसमें तो केवल एक ही इंसान लीडर होता है। बात ठीक है? यस मैम। ओके, यस मैम। ठीक है। तो अब एक्चुअल कमियां यही है कि डेमोक्रेसी थोड़ी स्लो होती है, ठीक है, और सबसे बड़ी कमी ये है कि बहुत सारी पार्टी होती हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, तो बहुत सारा इलेक्शन का खर्चा होता है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ मनी विच इज वेस्टेड इन इलेक्शन कराने में ही इतना पैसा लग जाता है कि कंट्री के करप्शन भी बहुत ज्यादा। हाँ, तो हमें जो 4-5 है वो ये है कि कमियां वो ये है कि करप्शन बहुत ज्यादा है क्योंकि इलेक्शन में बहुत पैसा लग जाता है, ठीक है। दूसरा ये है कि डेमोक्रेसी थोड़ी स्लो होती है और बहुत ज्यादा पार्टी सिस्टम होने की वजह से बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है और जो हमारे बिल होते हैं पार्लियामेंट में वो पास नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा इशू है करप्शन, जिसकी वजह से हमारे, और उसके बाद अगला इशू है हमारा कि डेमोक्रेसी स्लो काम करती है, और तीसरी जो इंडियन डेमोक्रेसी की कमी है वो है डायनेस्टी पॉलिटिक्स। डायनेस्टी पॉलिटिक्स मतलब कांग्रेस ही 70 सालों से शासन कर रही, तो एक ही डायनेस्टी शासन करती चली आ रही थी इतने टाइम से, वैसे ही यूपी में बहुत बार यादवों ने शासन किया है, तो डायनेस्टी पॉलिटिक्स भी एक प्रॉब्लम है। और चौथी प्रॉब्लम डेमोक्रेसी की हमारे यहाँ है कास्ट पॉलिटिक्स, कि लोग कास्ट पे आपस में झगड़ा करते हैं और कास्ट में पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये 4-5 कमियां हैं जिनको मैं एक बार 10 मिनट में फिर रिवाइज करा दूंगी नेक्स्ट क्लास में, बट मोर और लेस दिस चैप्टर इज डन। नोबडी कैन से कि मैंने इसमें कुछ नहीं अभी तक पढ़ाया नहीं है, सब कुछ हो चुका है, जितना बुक में लिखा उससे ज्यादा बता दिया है मैंने तुम्हें। तो एक बार एक्सरसाइज करो, एक एक चीज देखो और दिमाग में बैठाओ कि क्या डेमोक्रेसी है क्या नहीं है। आई थिंक इसके एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ है नहीं, क्वेश्चन आंसर तो है नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही हैं। यस मैम। तो उसको कर लेना, और Yes, कोई ma'am. डाउट है तो उसको पूछ लेना, और बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको रैप करने के बाद में चैप्टर 2 की तरफ बढ़ा जाएगा, ठीक है। Okay, thank you मैम। वेलकम। तो मैम अगला थैंक यू मैम। अगला ज्योग्राफी का देखेंगे, बताऊंगी मैं पहले, वैसे तो 10 मिनट इसको रिवाइज करेंगे इसके दिक्कतों को डेमोक्रेसी की, और फिर देखते हैं ज्योग्राफी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैम हिस्ट्री। अब रशियन History नहीं। रेवोल्यूशन तुम लोग वोट करके बता देना मुझे कौन क्या पढ़ना चाह रहा है। मैम अगली क्लास में मैम 5 मिनट वोटिंग करेंगे। ठीक है, वोटिंग कर लेंगे अगली क्लास में, जो बोले जाएगा वही हो जाएगा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ओके मैम। Okay मैम, थैंक यू मैम। बाय। वेलकम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक